हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपका वेलकम है एग्जाम पोल में और मैं हूँ आपके ज्योग्राफी डोमेन टीचर शिखा। और आज आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू सेशन, एक न्यू क्लास। तो आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट प्रीवियस क्लास में बताया था कि एग्जाम पोल ने अपना न्यू सेशन, एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका नाम है लक्ष्य है, जिसका उद्देश्य है कि सीयूईटी के सभी स्टूडेंट्स तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, सारी क्लासेस उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना, ताकि वो अपनी एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें और सीयूईटी के एग्जाम में 100% स्कोर कर सके। आज इस क्लास का है थर्ड पार्ट और चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट आज है। आज मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कौन से होने वाले हैं आपके चैप्टर फर्स्ट में से, आज उसको हम डिस्कस करेंगे। आई विश सभी स्टूडेंट रेडी हो गए होंगे पढ़ने के लिए। जैसे हमेशा बोलती हूँ उसी तरह आप भी बोलूंगी कि अपना पेन और पेपर निकाल लो, क्योंकि जो आज यहाँ पे आप सीखने वाले हैं वो सब आपके माइंड से फ्लश ना हो जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि हम क्लास में जब बैठे होते हैं तो हमारा दिमाग वहीं पे होता है 100%, लेकिन जब हम क्लास से जाते हैं और हमने कुछ नोट नहीं किया होता तो वो रह जाता है 50%, यानी 50%। उसके बाद जब धीरे धीरे हम और बिजी होने लग जाते हैं तो वो रह जाता है केवल 20%। और उसके बाद जब एंड ऑफ द डे हो जाता है तो वो हो जाता है 0%। हम सब कुछ भूल जाते हैं। ये सभी स्टूडेंट्स के साथ बेसिकली होता है, ठीक है। इसीलिए भूलना बिल्कुल भी नहीं है। और देखो, एक और चीज आपको याद रखनी है कि जिस तरीके से ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कहते हैं ना, फ्री की चीजों का ज्यादा इस्तेमाल, ज्यादा उसका लाभ उठाना चाहिए। ठीक उसी तरीके से ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट का आपका सेशन है, इसे ज्यादा से ज्यादा जो है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, जो सीयूईटी का एग्जाम्स देने की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के साथ आप ये शेयर करो ताकि सबकी हेल्प हो सके, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, अगर कहीं कंफ्यूजन है, कोई इश्यू आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। कैसे पूछोगे, नीचे कमेंट करो और मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी, ठीक है। आज के क्लास के फर्स्ट हम क्वेश्चन को देखना शुरू करेंगे। तो क्योंकि हमारा चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सब आप जानते होंगे, आपकी बुक 1 में से, आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही है और बाहर से कहीं कुछ मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया है। और हाँ, जो क्वेश्चन आपको कराऊंगी वो बाहर कहीं से मैं उठा के नहीं लाई हूँ, ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रेडी करे हैं, ठीक है। ये आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए सारे नोट्स आपको अच्छे से रेडी करने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड एनवायरमेंट, लोगों और पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक। क्या बोल रहे हैं, लोगों और पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, उसका नाम हमें बताना है। अब देखो, जो हमारी ज्योग्राफी है इसे ड्वेलिज्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ड्वेलिज्म इसीलिए इसे बोलते हैं क्योंकि इसमें एक तो ज्योग्राफी तो है ही, इसमें पर्यावरण के बारे में तो हम पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ह्यूमंस और ज्योग्राफी दोनों मिलके ज्योग्राफी में क्या बनाते हैं, इसको ड्वेलिज्म भी बोलते हैं, पूरे तरीके से ज्योग्राफी को जो पूरा करता है, ठीक है। क्लियर है। तो ज्योग्राफी का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो अभी हम यहाँ पे हमें आंसर करना है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा इन द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड एनवायरमेंट, जो इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड एनवायरमेंट के बीच में आता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस, मानव बुद्धि, टेक्नोलॉजी, तकनीकी, नेचर या ह्यूमंस, ये चार हमारे पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं एबीसी करके। देखो, अब पहले ऑप्शन में दिया है ह्यूमन इंटेलिजेंस, मानव बुद्धि, ठीक है। अब मानव बुद्धि जो है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि हमें बताना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसका, पीपल एंड एनवायरमेंट का। अब पीपल एंड एनवायरमेंट के बीच में मानव बुद्धि का मेन ऐसा इंपॉर्टेंट रीजन नहीं आता, तो ये हो जाएगा हमारा गलत, इसकी हमें जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स तकनीकी। तकनीकी क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है जिससे हम ज्योग्राफी में और नए टर्म सीखते हैं, ज्योग्राफी की रिसर्च जिससे पॉसिबल हो पा रही है, ज्योग्राफी को और डीपली जाके समझा जा रहा है, ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं। कौन कर पा रहे हैं, ह्यूमंस कर पा रहे हैं, लोग कर पा रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी। अब सी में है नेचर, नेचर तो है ही एनवायरमेंट, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अब ह्यूमंस,
ह्यूमंस हमें दोबारा से नहीं लेना, क्योंकि हमारा ये है ही ऑलरेडी, क्योंकि ह्यूमंस और एनवायरमेंट के बीच का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें बताना है, तो ह्यूमंस भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो सही हो जाएगा हमारा तकनीकी, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्यों सही होगा इसे समझते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन, किसकी वजह से इंटरेक्शन हो पाता है किसके बीच में, पीपल एंड एनवायरमेंट के बीच में। अब सोचो, एक बात सोचने की, अगर एनवायरमेंट ना हो, अगर अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी ना हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी ना हो हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये प्रकृति है, ये नेचर है और ये ह्यूमंस है, टेक्नोलॉजी यहाँ पे है ही नहीं। तो नेचर क्या है, वो अपनी जितनी उसकी जितना उसमें पावर है, जो उसकी कैपेबिलिटीज हैं, जो उसका बेनिफिशियल है, वो ह्यूमंस को नहीं पता होगा, राइट, वो ह्यूमंस को नहीं पता होगा। अब उसकी क्रियाओं को समझना हमें नहीं आता होगा और ह्यूमंस को वो नेचर भी नहीं समझ पाएगा। तो किसके बेस पे हम समझ पाएंगे, टेक्नोलॉजी के बेस पे। जब हम टेक्नोलॉजी के बेस पे ये समझ पाएंगे कि अब हमने ये चीज देखी, एक चीज को समझो, टेक्नोलॉजी से हमने ये समझा कि जो हमारे पेड़ हैं, ठीक है, जो हमारी ट्रीज हैं, वो किस तरीके से प्रोड्यूस करती हैं, किस चीज से वो वेजिटेबल्स और फ्रूट का प्रोडक्शन करते हैं, किसके बेस पे हमें पता चला, टेक्नोलॉजी के बेस पे। जब हमें ये समझ में आया कि जो पेड़ है वो कब फ्रूट, जैसे हम मान लो पेड़ है, पेड़ में कब ऑरेंज आते हैं, कब आते हैं ऑरेंज, तो उसे हमने समझने की कोशिश करी, किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इसलिए टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ह्यूमन एंड ज्योग्राफी। क्लियर है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विद सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ह्यूमंस डेवलप बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, they move from a state of necessity to a state of dash। अब हम इसको समझते हैं, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। विद सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के साथ ह्यूमंस डेवलप बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। ह्यूमंस डेवलपमेंट बेटर एंड मोर एफिशिएंट, बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। क्या कह रहे हैं कि सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के साथ ह्यूमंस डेवलपमेंट बेटर हो पा रही है, मोर एफिशिएंट और मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी हो पा रही है। दे मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू अ स्टेट ऑफ डैश। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक कुशल प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है। ये फैक्ट है। हम सब समझते हैं कि टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कैसे आ रही है, इसको हम और अच्छे से भी समझेंगे। वे निरस्ता की स्थिति से डैश की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज को हम समझते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है, थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जब हमें क्वेश्चन समझ में आएगा ना तभी हम आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज हम आंसर नहीं कर पाएंगे। देखो, पहले हमसे बोला कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक सोशल एंड कल्चरल विकास के साथ, इन दोनों के विकास की वजह से, किसकी वजह से, सोशल एंड कल्चरल की डेवलपमेंट की वजह से, के विकास के साथ मानव बेहतर, इंसान बेहतर और अधिक कुशल प्रौद्योगिकी, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। ठीक है, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट की वजह से ह्यूमंस जो हैं, जो इंसान है, वो ज्यादा क्या कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट कर पा रही हैं। वे निरस्ता की वे निरस्ता की स्थिति से डैश की स्थिति की ओर जा रहे हैं। दैट मीन्स वो, ये समझ लो कि पहले जिस वजह से जो ग्रोथ हो रही है कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट की वजह से, जो तकनीकी कोई डेवलपमेंट कर पा रहा है हमारा ह्यूमंस जो कर पा रही हैं, सो इसकी वजह से वो कौन सी स्थिति की ओर जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। अब हमें बताने हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शंस है ए फ्रीडम स्वतंत्रता, बी विजडम बुद्धिमत्ता, सी टेक्नोलॉजी तकनीकी, या डी नन, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमने ये बताना है कि ये जो डेवलपमेंट कर पा रहा है ना ह्यूमन टेक्नोलॉजी की, वो उसकी वजह से कौन सी डायरेक्शन में अब जा रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन दे दिया फ्रीडम, फ्रीडम स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मीन्स कि वो स्वतंत्रता की हो जा रहा है, दैट मीन्स अब वो फ्रीडम ले पा रहा है। ठीक है, बी में बोल रहा है विजडम, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता की ओर नहीं जा रहा वो, बुद्धिमत्ता की ओर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि देखो ह्यूमंस अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके वो
टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें उनकी बुद्धिमत्ता का कोई रोल नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। अब टेक्नोलॉजी, तकनीकी, तकनीकी तो विकास हो ही रही है, तो हम तकनीकी की ओर नहीं जा रहे, ठीक है, तकनीकी में निरस्ता नहीं आ रही। अब डी है नन, नहीं ये भी रॉन्ग हो गया, तो सही है हमारा फ्रीडम, हम फ्रीडम की ओर जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक कुशल प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है, ठीक है, जब विकसित इतनी कर ही रहा है, वो जब इतनी डेवलपमेंट कर रहा है, सोशल डेवलपमेंट, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट की वजह से, तो ऑब्वियसली वो फ्रीडम के रास्ते जाएगा, फ्रीडम की डायरेक्शन जाएगा, क्योंकि अब फ्री फील कर सकता है, क्लियर है, तो सही आंसर रहेगा इसका फ्रीडम, ठीक है। हम जब कहते हैं ना कि हमने अब डेवलपमेंट कर ली है, अब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उससे अब जो ह्यूमंस हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्रीडम फील कर रहे हैं। फ्रीडम कैसे फील कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं फ्रीडम फील करने के, क्लियर है, होप सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। हाँ, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश who introduced another concept which reflects a middle path, madhyam marg, between the two ideas of between the two ideas of environmental determinism and possibilism। ये जो डैश बोला है, कौन से ऐसे, यहाँ पे हमें ज्योग्राफर का नाम बताना है, ठीक है, मैंने पहले बताया था ज्योग्राफर्स के नेम आप बहुत अपने माइंड में बिठा के रखो, क्योंकि ज्योग्राफर्स के नेम आपसे जरूर ही पूछे जाएंगे, क्वेश्चन जरूर बनते हैं ज्योग्राफर के नाम पूछने वाले, जिसमें ज्योग्राफर के नाम पूछे जाते हैं, तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज्योग्राफर का नेम किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, चाहे जैसे वो घुमा के पूछेंगे, स्ट्रेट पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट बेस पे पूछ सकते हैं, उनकी आइडिया का नाम लिख देंगे कि आइडिया किस ज्योग्राफर ने दिया था, या ज्योग्राफर का नाम लिख देंगे कि ग्रिफिथ टेलर ने जो है कौन सा आइडिया दिया था, नीचे जो फॉलोइंग है उनमें से बताओ, या फिर किसी तरीके से आपसे ज्योग्राफर का नाम पूछ लिया जाएगा। सो दैट मीन्स आपको क्लियरली चलना है, आपको पहले से ही जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो पहली बात तो अपनी बुक्स में जो आप पढ़ रहे हो ना, तो कंसेप्ट को क्लियर कर लो, जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो ना उनको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, उनके नोट्स बनाओ, हर कंसेप्ट के अलग नोट्स बनाओ, कि जिस ज्योग्राफर ने कौन सा कंसेप्ट दिया ना उसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है, फिर उसकी ना रिवीजन करो आप अच्छे से, ठीक है, रिवीजन करो, जब आप रिवीजन में रहोगे ना, जब आप रिवीजन में रहोगे तो आपको याद रहेगा, मेमोरेबल रहेगा कि हाँ कौन से ज्योग्राफर ने क्या काम करा था, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप जब मेरा ये वाले सेशन का पार्ट 1 देखोगे तो वहां पे आप जाके देखना, उसमें अधिकतर जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर करे हैं वो ज्योग्राफर्स के ही करे हैं, और किस किस तरीके से ज्योग्राफर के जो है क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में जाके समझाया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसे जाके देखो कि ज्योग्राफर के किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में भी मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको कैसे कैसे ज्योग्राफर के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होना है, प्रिपेयर करना है खुद को, क्लियर है। तो अब हमसे यहाँ पे पूछा है कि डैश हु इंट्रोड्यूस्ड अनदर कंसेप्ट व्हिच रिफ्लेक्ट्स मिडल पाथ, मध्यम मार्ग का आइडिया किसने दिया था, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, ठीक है, के डैश दो एक और अवधारणा पेश करते हैं जो पर्यावरणीय नियतिवाद और सकारात्मकता के दो विचारों के बीच एक मध्य मार्ग को दर्शाते हैं, वो है ग्रिफिथ टेलर, रेड्जिल, ब्लास्चे या फिर ए इद्रिसी, ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने ही जो है पॉसिबलिज्म और एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म का कंसेप्ट इन्होंने दिया था, ठीक है, याद रहेगा किसने दिया था, ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, दो आइडियाज दिए थे, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म एंड पॉसिबलिज्म, अपनी नोटबुक में इसे मेंशन कर लेना, और आंसर है इसका ए, ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मिडल पाथ, अभी पूछा था मिडल पाथ का कंसेप्ट किसने दिया, अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द मिडल पाथ बिटवीन द टू आइडियाज ऑफ एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म, अब पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा मिडल पाथ है जो दो आइडियाज ऑफ एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म एंड पॉसिबलिज्म,
ठीक है। मिडल पाथ इसका हिंदी में देख समझेंगे, पर्यावरणीय नियतिवाद और संभावनावाद के दो विचारों के बीच का मध्यम मार्ग क्या है। समझ रहे हो, ट्रिक समझ रहे हो आप। पहले पूछा कि ये जो दो कंसेप्ट है, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट किसने दिया। अब पूछा जा रहा है कि पर्यावरणीय नियतिवाद और संभाववाद के दो विचार, ये जो दो कंसेप्ट है एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, ये जो दो विचार है, इनका मध्यम मार्ग क्या है। अब इनका मध्यम मार्ग क्या है, यानी मिडल पाथ क्या है, ये हमें बताने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आपसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है, इसीलिए बार बार स्टूडेंट से यही कहती हूँ कि हर कंसेप्ट को ना, जब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर को रीड करते हो तो उसे स्टोरी की तरह नहीं रीड करना, आपको उसे हर कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, कोई इश्यू आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हमें बताना है इसका क्या मार्ग है। स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म, रुको और नियतिवाद पर चले। एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म नहीं, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म का नाम तो ऊपर ही है। ठीक है, और बोथ ए एंड बी रॉन्ग, नॉन, सही आंसर है इसका ए। स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म, रुके और नियतिवाद पर चले, ये इसका मध्यम मार्ग है। क्लियर है, सभी स्टूडेंट को क्लियर रहेगा। हाँ, अब हम, हाँ देखो, अब हमारा ये समझते हैं हम, स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म बोला किससे जाता है, एक एक्सप्लेनेशन से समझेंगे। वैसे जब मैंने आपको चैप्टर 1 कराया था तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी आपको समझाया था कि स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म क्या होता है। क्लियर है, अब मैं आपको एक ब्रीफली डेफिनेशन और बता रही हूँ, तो आप इसे भी देखो, समझो, और आपको एक रिमाइंड और हो जाएगा कि उस टाइम आपने क्या लिखा था। ठीक है, अब हम ध्यान देंगे अपने डेफिनेशन पे। स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म इज आल्सो नोन एज नियो डिटरमिनिज्म। स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म को नियो डिटरमिनिज्म भी बोला जाता है, नियो डिटरमिनिज्म भी इसको बोलते हैं। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर, ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर ने ये डेफिनेशन दी है ग्रिफिथ टेलर ने इन 1920 में दी है डेफिनेशन उन्होंने। सन याद रखना, जो ग्रिफिथ टेलर ने दी है 1920 में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम दैट, इनका कहना है कि एनवायरमेंटल प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज इन न्यूमेरियस वेज एंड फॉर एवरी चॉइस अ प्राइज मस्ट बी पेड। क्लियर, इनका कहना ये है। क्लियर, अब इसे हिंदी में समझते हैं। रुको और जाओ नियतिवाद को नव नियतिवाद, हिंदी में बोलते हैं न्यू डिटरमिनिज्म को नव नियतिवाद के रूप में भी जाना जाता है। यह परिभाषा 1920 में ग्रिफिथ टेलर द्वारा की गई थी। उनके अनुसार पर्यावरण अनेक तरीकों से सकारात्मकताएं प्रस्तुत करता है और प्रत्येक विकल्प के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, होप सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country dash witnessed attempts of explorations in Europe, and slowly the myths and mysterious about countries and people started to open up। कौन सा देश यूरोप में प्रवेश के प्रयास और धीरे धीरे देशों लोगों के बारे में मिथक और रहस्य खुलने लगा। ठीक है, क्या बताना है हमें, कौन सा ऐसा देश है जो यूरोप में अन्वेषण के प्रयास और धीरे धीरे देशों और लोगों के बारे में मिथक और रहस्य खुलने लगा। क्लियर है, अब हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 15th सेंचुरी में हुआ था ये, 16th सेंचुरी में, फिफ्थ सेंचुरी में, 11th सेंचुरी में, 15वीं 16वीं शताब्दी सदी, 5वीं सदी या फिर 11वीं सदी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 15th सेंचुरी में जो है यूरोप एंड द स्लोली मिथ्स एंड माइस्टीरियस अबाउट कंट्रीज एंड पीपल, उस टाइम जो थी मिथ्स और माइस्टेरियस पे ज्यादा वर्क करते थे। और ये कुछ उसकी ओल्ड पिक्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हो, उस टाइम क्या था, मिथ्स और माइस्टेरियस के ऊपर ज्यादा वो लोग ध्यान देते थे, ज्यादा उस पर ट्रस्ट करते थे। और उस टाइम यूरोप की अलग ही एक इमेज थी और
बहुत सी नई चीजें थी और उन्होंने इंडिया से भी, ये तो हम सब समझते हैं कि इन्होंने इंडिया में ये लोग बिजनेस करने आए थे अपना, फिर इन्होंने धीरे धीरे जो है अपना कब्जा कर लिया था इंडिया पर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मेन फीचर्स ऑफ अर्ली कॉलोनियल पीरियड इज, प्रारंभिक औपनिवेशिक काल की मुख्य विशेषताएं हैं, नीचे फॉलोइंग दी हुई हैं आपको ऑप्शंस। तो हमसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि मेन फीचर क्या है अर्ली कॉलोनियल पीरियड का। ठीक है, क्या है, तो इसका देख लेते हैं एक बार हम। इसमें लिखा है कि understanding of the secrets of DNA and genetics enabled us to conquer many diseases. Understanding of the secrets of DNA and genetics enabled us to conquer many diseases. डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें कई बीमारियों पर विजय पाने में सक्षम बनाया। ठीक है, ये तो ट्रू है, डीएनए की वजह से और जेनेटिक की वजह से कई बीमारियों से हम जो है उनका नाम जान पाए कि कौन सी बीमारी है, और फिर उनका इलाज हम सक्सेसफुली कर पाए हैं, ये रियलिटी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आइडेंटिफाइंग द यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन, किसी भी क्षेत्र में विशिष्टता की पहचान करना। ठीक है, फेस ऑफ द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, अद्वितीयता क्रांति का चरण। ठीक है, द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज, नए विचारों की खोज और अन्वेषण। ठीक है, चार ऑप्शन हमें यहाँ दिए हुए हैं। ऑप्शंस आई विश सबने अच्छे से देख लिए, एक बार और अच्छे से देखेंगे कि क्या बोला जा रहा है। हाँ, आई विश कई स्टूडेंट्स आइडिया लगा पा रहे होंगे कि कौन सा आंसर जो है सही है, तो मैं बता देती हूँ, इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। इस टाइम क्या था अर्ली कॉलोनियल पीरियड में कि डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन इन न्यू एरियाज, इस समय डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन नए एरियाज नए चीजों पर की जाती थी, ये अर्ली कॉलोनियल पीरियड में होता था, क्योंकि उस टाइम जो थी हमारी डेवलपमेंट उतनी नहीं हुई भी थी किसी किसी भी चीजों में, ना एजुकेशन में, ना रिसोर्सेज में, ना जॉब्स में, ना फ्यूचर में, ना करियर्स में, ना ज्योग्राफी में, कहीं भी इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। तो लोग क्या करते थे, नई नई चीजों को जानने की कोशिश करते थे, नई नई चीजों की खोज करते थे। ठीक है, अर्ली कॉलोनियल पीरियड में ही फायर की भी जो है इन्वेंशन हुई थी, इसे भी सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे आई विश, और जरूरी है आपके लिए जानना। इतना सबको क्लियर है? तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी अर्ली कॉलोनियल पीरियड है, जिस समय जो है वहाँ के जो पूरी लोग होते थे, राजा होते थे, क्योंकि उस टाइम तो राजा, क्योंकि उस टाइम पॉलिटिकल तो नहीं था, पॉलिटिकल वाली सिस्टम नहीं होता था, तो राजा होते थे। तो उस टाइम क्या होता था कि राजा लोग जो होते थे वहाँ के, वो लोग इन्वेंशंस वगैरह करवाते थे, चीजों की नई नई चीजों की खोज कराई जाती थी, फिर उनको देखा जाता था, एनालाइज किया जाता था कि ये खोज सही भी है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से लोग जो है पहले काम किया करते थे। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी, नीचे दी गई कौन सी स्टेटमेंट है जो भूगोल का वर्णन नहीं करता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, होप सबको इसका आंसर पता होगा, बट फिर भी हम देख लेते हैं। एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, एक एकीकृत अनुशासन, स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन, सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म, द्वैतवाद के अधीन, नॉट रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के विकास के कारण वर्तमान समय में ये प्रासंगिक नहीं है। तो ये हमारे चार ऑप्शन दिए हैं, तो इस पे हम ध्यान देंगे। हाँ, तो चारों ऑप्शन में देखेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एन इंटेलिजेंट डिसिप्लिन, इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, ये एक एकीकृत अनुशासन है, ये तो करेक्ट डेफिनेशन हो गई।
क्योंकि जो हमारी ज्योग्राफी है वो एक डिसिप्लिन में वर्क करी है। ऐसा नहीं कि कभी जो है ग्रीनरी होनी बंद हो गई, कभी पेड़ नहीं उग रहे हैं, कभी बारिश नहीं हो रही, कभी बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी हमारी पृथ्वी पे पड़ रही है, कभी बिल्कुल अंधेरा है। ऐसा नहीं है, सब कुछ एक डिसिप्लिन में हो रहा है। ये राइट डेफिनेशन है, बट हमें बतानी है गलत डेफिनेशन। नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी का डिस्क्रिप्शन नहीं करती है। बी बोल रहा है स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन। करेक्ट। ज्योग्राफी जो हमारा भूगोल है उसमें ह्यूमंस के अगर ह्यूमंस का अगर ये समझ लो कि ह्यूमंस का अगर उसमें आना नहीं होगा तो ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि ज्योग्राफी को डुअलिज्म भी बोला जाता है। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है, ज्योग्राफी के लिए ये गलत नहीं है। ठीक है। अब सब्जेक्ट टू डुअलिज्म, ऑब्वियसली मैं इतनी देर से आपको बता रही हूँ ज्योग्राफी को डुअलिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो भाग में इसे माना जाता है। नोट रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के विकास के कारण वर्तमान समय में ये प्रासंगिक नहीं है। ये इनकरेक्ट डेफिनेशन है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट डेफिनेशन बतानी है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। हमारा डी होगा राइट आंसर। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के विकास के कारण वर्तमान समय प्रासंगिक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेक्नोलॉजी जो है उसके आने से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि प्रासंगिक नहीं है ज्योग्राफी, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। सो डी इज द राइट आंसर। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई विश इतना सबको क्लियर हुआ होगा। और एक चीज और आप समझो, देखो ज्योग्राफी से रिलेटेड ही अभी इसी क्लास में मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं। 5 क्वेश्चन केवल और केवल आपसे भूगोल के बारे में पूछे गए हैं कि भूगोल भूगोल के कभी आपको ब्रांचेस बताओ। अब आपको ये बताओ कि किसके बीच में इंटर रिलेशनशिप है। अब ये पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, जो ज्योग्राफी को नहीं डिस्क्राइब करता। अब आपसे फिर आपसे ये भी पूछा गया कि ज्योग्राफी जो है वो किसको मिलकर बनाई जाती है। तो ये देख रहे हो, आपकी ज्योग्राफी से ही रिलेटेड, एक कंसेप्ट से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं। सो मेरा कहना ये है, मेरा समझाने का मतलब आपको सिर्फ इतना सा है कि एक कंसेप्ट को आपको डीपली जाके अच्छे से बुक में रीड करना है, उसको बिल्कुल भी स्टोरी की तरह रीड नहीं करना। क्योंकि एक कंसेप्ट के अंदर से जब तक आप नहीं समझोगे कंसेप्ट में लिखा गया है, तो आप इन एमसीक्यूज का आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि सभी एमसीक्यू एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। तो इसलिए आपको उन ट्रिक्स को समझना है कि कब कहाँ कौन सा पूछा जा रहा है। तो जैसे आप मेरे साथ समझ लो, कोई डाउट आ रहा है पूछो आप मेरे से कि मैम मेरे को इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आई, या मुझे कोई भी इशू आ रहा है, आप पूछो, तो दैट मैं आपका रिप्लाई करूंगी। आई विश सबको इतना तो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब हमसे पूछा जा रहा है विच अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाज फॉलोड इन कॉलोनियल पीरियड। कौन सी ऐसी अप्रोच है जो ह्यूमन ज्योग्राफी में कॉलोनियल पीरियड में फॉलो की जाती थी। औपनिवेशिक काल में मानव भूगोल का कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता था। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल आंसर है। एरियल डेफिनेशन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियरल या रीजनल, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, व्यवहार या क्षेत्रीय। ये 4 ऑप्शन इन्होंने दे दिए हैं हमारे पास। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। इसका आंसर है रीजनल। उस समय क्या करते थे, ज्योग्राफी का रीजनल पार्ट अपनाया जाता था। क्लियर? हाँ, अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि इन विच पीरियड क्वांटिटेटिव थॉट बिकेम पॉपुलर इन ज्योग्राफिकल स्टडीज। भौगोलिक अध्ययन में मात्रात्मकता किस काल में लोकप्रिय हुई। क्या पूछ रहे हैं, इन विच पीरियड, कौन से काल में क्वांटिटेटिव थॉट जो है बिकम पॉपुलर इन ज्योग्राफिकल स्टडी। ज्योग्राफिकल स्टडीज में ये जो टर्म है पॉपुलर हुआ था, कब हुआ था, लेकिन वो हमें डेट बतानी, वो सन हमें बताना है। 1850 में, 1850 में, 1920 में, 90s में, या लेट 1950s एंड बाद में 1950s के। तो सही आंसर है 1950s में जो है जो हमारा क्वांटिटेटिव थॉट है
ये पॉपुलर हो गया था ज्योग्राफिकल स्टडीज में। अब कई स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन हो रही होगी कि ज्योग्राफी कॉन्टिनेटिव थॉट क्या होता है, तो आपको मैं क्लियर कर देती हूँ कॉन्टिनेटिव पीरियड हम किसे कहते हैं। जैसे हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट जब पढ़ी थी तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिनेटिव और जिसे कॉन्टिनेटिव बोला जाता है उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होती है जो हमें दिखती है लेकिन हम उसे गिन नहीं सकते, ठीक है। क्वांटिनेटिव उसे बोलते हैं जिसे हम देख सकते हैं, महसूस करते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, उसका मतलब है क्वांटिनेटिव। क्लियर। सो उस टाइम कॉलोनियल पीरियड में लोगों ने क्वांटिनेटिव थॉट पॉपुलर हुआ था लेट 1950s में। क्लियर। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है विच स्कूल ऑफ थॉट इज मेनली कंसर्न विद द सोशल वेलबींग ऑफ पीपल। कौन सा विचारधारा लोगों के सामाजिक कल्याण से संबंधित है। कौन सी विचारधारा, कौन सा थॉट जो है वो सामाजिक कल्याण से, लोगों के सामाजिक कल्याण से संबंधित है। क्लियर। सो इसका भी जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल आंसर है। होप इसका आंसर भी स्टूडेंट्स इजीली जो है कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट्स में मुझे इसका आंसर आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये समझ लेते हैं हम कि इसका मतलब क्या है, मतलब समझ लेते हैं, आंसर तो आपको ही करना है, ठीक है। हम मतलब समझेंगे केवल। वेलफेयर, ठीक है। हाँ, हाँ, welfare school of thought in human geography was mainly concerned with the different aspects of social well-being। अब जो हमारा welfare school of thoughts है, ओ शिट, आंसर ही मैंने बता दिया, इसका आंसर है welfare school of thoughts। क्लियर। सो इसका सही आंसर है welfare school of thoughts, ठीक है। welfare school of thought in human geography was mainly concerned with the different aspects of social well-being of the people। This included aspects such as हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। मानव भूगोल में कल्याणकारी विचारधारा मुख्य रूप से लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। क्योंकि ये लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित थी, इसमें आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पहलू शामिल थे। इसलिए सोशल वेलफेयर जो थॉट है, सोशल वेलफेयर थॉट है, ये लोगों के कल्याण से संबंधित है। क्लियर। होप सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान लैंग्वेज में आपको मैंने यहाँ पे समझाया है, ठीक है। इसको भी आप अपने नोट्स में मेंशन करके रखो। क्लियर है। सो ये थी आज की हमारी क्लास। आई विश सबको इजीली समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह गया है सो आप मुझसे कमेंट में पूछो। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई इश्यू आ रहा है या कुछ और आपको नया कुछ और सीखना है या कुछ और मेरे को ऐड करना चाहिए, सो आप मुझे बता सकते हो, सो दैट नेक्स्ट क्लास में मैं वो चीज आपके लिए लेके आऊंगी। सो आज के लिए केवल इतना ही। अब आऊंगी मैं नेक्स्ट सेशन लेके आप सभी के लिए, जिसमें और नई नई चीजें हम सीखेंगे और नए नए टर्म सीखेंगे कि किस तरीके के एमसीक्यूज जो है आपके सीयूईटी के अंदर पूछे जा सकते हैं। राइट। सो अब मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।